तो साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल की हाईटेक दुनिया में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम 10 सीसीटीवी कैमरे हमारी तस्वीर उतार लेते हैं। हमारा स्मार्टफोन हमारी हर लोकेशन, हमारी हर बातचीत और हमारी हर पसंद का हिसाब रखता है। पुलिस के लिए आज केस सुलझाना थाली में परोसे हुए खाने जैसा है, बस डेटा खंगालिए और मुजरिम हाजिर। लेकिन जरा सोचिए उस दौर के बारे में जब मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों का खिलौना था और सीसीटीवी कैमरे सिर्फ आपको फिल्मों में देखने को मिलते थे। आज की कहानी एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जहां ना गवाह था, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट था और ना ही कोई सुराग था। ये कहानी है बेंगलुरु के उस मशहूर ब्राउन टेप केस की जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी और जिसका खुलासा 1 साल बाद सिर्फ एक मामूली पैकिंग टेप की वजह से हुआ था। तो चलिए साथियों, आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। जो साथी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेंगलुरु की वो दोपहर किसी भी आम दिन की तरह थी। धूप में एक सुस्ती थी और सड़कों पर भी वही चिर परिचित शोर सुनाई दे रहा था। HBR लेआउट की उस शांत गली में खड़ी 2 मंजिला इमारत जिसे लोग प्यार से होमली होम कहते थे, अपनी दीवारों के पीछे कई कहानियां समेटे हुई थी। 68 साल की मैरी लुकास के लिए यह सिर्फ एक पीजी नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी। सफेद बालों वाली मैरी, जो हमेशा गले में एक भारी सोने की चैन पहनकर रखती थी और उंगलियों में अंगूठियां पहनती थी, उस इलाके की सबसे सम्मानित और दमदार महिला मानी जाती थी। दोपहर के करीब ठीक बजे मैरी घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक पड़ोसी से हंसकर वो बात भी कर रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, शायद बारिश का अंदाजा लगाया और फिर मुस्कुराते हुए वो अपने घर के अंदर चली गई। भारी सागवान का वो दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। यही वो आखिरी पल था जब मैरी लुकास को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। होमली होम में रहने वाले 5 छात्र अपनी क्लासेस के लिए बाहर गए थे। मैरी रसोई में जा रही थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि घर की हवा में कुछ बदल गया है। पीछे से एक हल्की सी आहट हुई, ऐसी आवाज जो फर्श पर किसी के दबे पांव चलने की थी। इससे पहले कि वो मुड़कर देख पाती, एक मजबूत हाथ ने पीछे से उनका गला दबोच लिया। मैरी ने संघर्ष करने की बहुत कोशिश करी। उनके बूढ़ी हड्डियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमलावर एक नहीं था, हमलावर 3 थे। एक ने उसके पैर पकड़े, दूसरे ने हाथ और तीसरे ने उसकी चीख को दबाने के लिए उसके मुंह पर एक मैला सा कपड़ा उसके मुंह के अंदर ठूस दिया। तभी उस खामोश बेडरूम में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज थी कड़कड़ कड़ की, जो मतलब टेप उतारते हैं साथियों। वो आवाज जो थी वो भूरे जो चौड़ी टेप थी पैकिंग वाली, उसके खुलने की थी। एक हमलावर ने उस टेप का एक सिरा पकड़ा और बेरहमी से मैरी के चेहरे पर उसको लपेटना शुरू कर दिया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। मैरी की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थी। वो चिल्लाना चाह रही थी, सांस लेना चाह रही थी, लेकिन उस मोटे भूरे टेप ने उनकी आवाज और उनकी जिंदगी दोनों का रास्ता बंद कर दिया था। सिर्फ 15 मिनट में काम तमाम हो गया। कातिलों ने उनकी चैन खींची, अंगूठियां उतारी और अलमारी को खंगाला गया। जाते जाते उन्होंने मैरी के बेजबान शरीर को बिस्तर पर ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कोई इंसान नहीं, महज उनके लिए एक रुकावट थी। शाम के ठीक 4 बज रहे थे। घर की मेज पर रखा लैंडलाइन फोन अचानक तेजी से बज उठा। चेन्नई में बैठा उनका बेटा अपनी माँ का हाल जानने के लिए उस समय कॉल कर रहा था। घंटी बजती है और बजती है, पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। मैरी लुकास, जो कभी भी फोन की दूसरी घंटी नहीं बजने देती थी, आज एक ऐसी नींद सो चुकी थी जहां फोन की आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। होमली होम अब सचमुच जो है वो खामोश हो चुका था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस कमरे में छोड़ा गया वो ब्राउन टेप आने वाले समय में 1 साल तक बेंगलुरु पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द और आखिर में कातिलों के लिए सबसे बड़ा फंदा बनने वाला था। शाम के 4:30 बज चुके थे। बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा था, लेकिन स्तिनोद लुकास की धड़कनें किसी रेसिंग कार की तरह भाग रही थी। पिछले आधे घंटे में उन्होंने मां को 7 बार फोन किया था, लेकिन हर बार लैंडलाइन की वही चीखती हुई घंटी बिना किसी जवाब के दम तोड़ देती थी। स्तिनोद ने गाड़ी सीधे होमली होम के सामने जाकर रोकी। बाहर से सब कुछ सामान्य था, वही शांत गली, वही पुराना सागवान का दरवाजा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक लंबी चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने चिल्लाना शुरू किया, मम्मी मम्मी। स्तिनोद की आवाज खाली घर में गूंज रही थी, कोई जवाब नहीं था।
वो तेजी से बेडरूम की तरफ भागे। अंदर का मंजर देखते ही उनके पैरों के तले से ये मानो जमीन खिसक गई। बिस्तर पर उनकी माँ बेजुबान पड़ी थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। चेहरे को जो है ब्राउन टेप से पूरे तरीके से लपेटा गया था, ऐसे लपेटा गया था जैसे सांप किसी आदमी पर जो है अपना लपेटा लगा लेता है। स्तिनोद की चीख ने उस सन्नाटे को जो है चीर दिया था। चंद मिनटों में होमली होम एक क्राइम सीन में तब्दील हो चुका था। नीली बत्तियों वाली गाड़ी जो है वहां पर बाहर आ गई थी और बत्तियां उस पर नाच रही थी। इंस्पेक्टर ने जब कमरे में कदम रखा तो उनके माथे पर भी पसीना आ गया। लाश की हालत देखकर साफ साफ ये पता लग रहा था कि ये सिर्फ एक लूटपाट नहीं है, बल्कि एक पेशेवर और ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल है। फोरेंसिक टीम ने कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा शून्य। कोई सीसीटीवी नहीं, घर के आसपास किसी कैमरे की नजर नहीं पहुंच रही थी, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था। मैरी लुकास मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, कोई जबरन एंट्री नहीं थी। कातिल जैसे मानो कि दीवारें फांद कर आए हों और धुएं की तरह ही कहीं पर गायब हो गए हों। पुलिस ने पास के थानों पर पुराने रिकॉर्ड जो थे वो खंगाले, उन गैंग्स को पकड़ा जो बुजुर्गों को मारते थे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मैरी लुकास महज एक पीजी मालिक नहीं थी, उनकी जड़ें केरल के बड़े राजनेताओं तक भी फैली हुई थी। हफ्ता बीता, फिर महीना बीता और फिर दबाव का पहाड़ पुलिस पर टूट पड़ा। एक दोपहर बेंगलुरु के एडिशनल कमिश्नर का फोन सीधे आईओ की मेज पर बजा कि आवाज में बड़ी कड़वाहट थी और दूसरी तरफ से आवाज आई, आईओ साहब, केरल के मुख्यमंत्री का फोन सीधे हमारे सीएम को गया है। अगर आपसे एक केस नहीं सुलझ रहा है तो आप सीधे सीधे इसे सीआईडी को सौंप दीजिए या क्लोजर रिपोर्ट लिखकर अपनी इस केस में हार मान लीजिए। आईओ ने तुरंत अपनी मुठियां भींच ली। उनके सामने वह ब्राउन टेप रखा था जो मैरी के चेहरे से उतारा गया था। वो जानते थे कि कातिल ने कोई ना कोई गलती जरूर करी होगी, लेकिन दिन हफ्ते में और हफ्ते फिर जो है महीनों में बदलते गए। 29 अप्रैल 2014 की वो फाइल अब कहीं ना कहीं धूल फाकने को मजबूर हो गई थी। साल 2015 की शुरुआत हो चुकी थी। फरवरी की सर्द हवाओं के बीच पुलिस अब उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। तभी एक सुबह आईओ के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन था वार्थुर थाने से। वार्थुर थाने के कांस्टेबल का वो फोन था और उसने कहा कि साहब, यहाँ पर एक और बुजुर्ग महिला का कत्ल हुआ है, लूटपाट हुई है, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है जो आपको देखनी चाहिए। आईओ ने बेरुखी से पूछा कि क्या? कांस्टेबल ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, साहब, लाश के चेहरे पर वही ब्राउन टेप लगा है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसा मैरी लुकास के केस में था। आईओ की आंखों में एक साल बाद फिर से एक चमक लौटी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये दूसरा कत्ल उन्हें उन कातिलों तक ले जाएगा जो एक साल से बेंगलुरु की पुलिस की नाक में जिसने दम कर रखा है, और वो कातिल जो है अभी भी आजाद घूम रहे हैं। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कोल्ड केस की राख में दोबारा चिंगारी उठ गई थी। वार्थुर का वो क्राइम सीन मैरी लुकास के केस की बिल्कुल कार्बन कॉपी था। आईओ जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले उस ब्राउन टेप पर गई। उन्होंने जेब से मैरी के केस की पुरानी फोटो निकाली और उसका मिलान किया। लपेटने का अंदाज, टेप की चौड़ाई और सब कुछ जो था, गांठ लगाने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा था जैसा मैरी के केस में था। अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी कभी नहीं बदलती है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वार्थुर पुलिस ने इलाके के संदिग्धों पर जाल जो है वो बिछाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में 4 लड़कों को पुलिस ने दबोच लिया। प्रभु, विजय, भंगुराज और उनका एक और साथी। पुलिस स्टेशन के गलियारे में जब ये चारों बैठे थे तो उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि पुलिस उनके पास से पुलिस को कोई गवाही नहीं मिल पाएगी, इसलिए वे कुछ घंटों में ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन आईओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने उन चारों को अलग अलग कमरों में बंद करवा दिया। ये पुलिस का पुराना सबसे कारागर तरीका होता है जिसको बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। आईओ सबसे पहले विजय के कमरे में गए, दाखिल हुए। उन्होंने कोई मारपीट नहीं करी, बस टेबल पर चाय का एक कप रखा और शांति से बैठ गए। 10 मिनट तक सन्नाटा रहा। विजय की घबराहट इससे बढ़ने लगी। तभी आईओ ने धीमी आवाज में कहा, विजय, प्रभु ने सब कुछ बता दिया है। उसने कहा है कि मैरी लुकास के मुंह पर तुमने टेप लपेटा था और कत्ल का सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर उन्होंने मढ़ दिया है। वो तो सरकारी गवाह बनकर जो है छूट जाएगा, लेकिन जो फांसी की सजा है वो तुम्हें ही होगी। विजय का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने टेप नहीं लगाया था, वो तो प्रभु का आइडिया था। वो हमेशा कहता था कि आवाज दबाने के लिए टेप जो है वो सबसे अच्छा साधन होता है। शिकार जाल में फंस चुका था। अगले 1 घंटे में आईओ ने यही दाव थंगुराजू के साथ भी खेला। शाम ढलते ढलते उन चारों की एकता जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एक दूसरे पर इल्जाम लगने लगे और इसी अफरा तफरी में सच बाहर आने लगा।
प्रभु, जो इस गैंग का सरगना था, उसे जब मैरी लुकास के घर से बरामद एक धुंधले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दिखाई जो वास्तव में एक ब्लफ यानी कि झांसा था पुलिस की तरफ से, तो उसका सीधा सीधा अहंकार टूट गया। उसने सिर झुकाकर कबूल कर लिया कि हाँ सर, ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही मैरी लुकास को मारा है। और आगे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। ये कोई पेशेवर डकैतों का गैंग नहीं था, ना ही उनका काम था, बल्कि ये सब जो है वो शुरू हुआ था एक रद्दी वाले की वजह से। उस रद्दी वाले का नाम था सैयद। वो सालों से HBR लेआउट की गलियों में अखबार और पुरानी रद्दी को खरीदता था। मैरी लुकास उसे एक पुराने जानकार की तरह बहुत पहले से मानती थी, जानती थी। अक्सर जब वो रद्दी तोलने के लिए आता था तो मैरी उसे पानी पिलाती थी या कभी कभी उसे चाय भी दे देती थी। लेकिन उस रद्दी वाले की निगाहें मैरी की ममता पर नहीं, बल्कि उनके गले में बड़ी भारी मोटे की सोने की जो चेन थी उस पर थी। उसे पता था कि दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक ये घर के अंदर बिल्कुल अकेली रहती है, दूसरा घर में कोई भी मौजूद नहीं रहता। सैयद ने जो है ये टिप अपने मित्र जो है प्रभु को दी। प्रभु उस समय कर्ज में डूबा था और उसे जल्दी पैसा कमाना था। कत्ल वाले दिन सैयद गली के नुक्कड़ पर खड़ा पहरा दे रहा था, जबकि प्रभु और उनके साथी अंदर ब्राउन टेप से मैरी की सांसों को सील कर रहे थे। पुलिस ने प्रभु की निशानदेही पर तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव के जोहरी के यहाँ छापा मारा और वहीं से मैरी लुकास की वो सोने की चैन और अंगूठियां भी बरामद कर ली गई। ये इस एक केस का जो है सबसे बड़ा भौतिक सबूत था, बिना किसी CCTV और बिना किसी गवाह के। पुलिस ने सिर्फ एक टेप के टुकड़े और इंसानी फितरत को पढ़कर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को फिलहाल जो है वो सुलझा लिया था। केस कोर्ट में पहुंच जाता है। ये साल 2021 की एक गर्म दोपहर थी। 7 साल बीत चुके थे, लेकिन मैरी लुकास का बेटा एक दिन भी अदालती कार्यवाही से चूका नहीं था। बचाव पक्ष के वकीलों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि सबूतों को कमजोर साबित कर दिया जाए। उन्होंने दलील दी कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी, कोई यानी कि आई विटनेस वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन के पास वो ब्राउन टेप मौजूद था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने गवाही दी कि बार्थुर और HBR लेआउट दोनों जगह से मिला ये टेप एक ही कंपनी का था और उसे काटने का पैटर्न प्रभु के हस्ताक्षर शैली से बिल्कुल जो है वो मेल खाता है। बरामद गहनों की पहचान जो है मैरी के बेटों ने कर ली और सुनार ने भी प्रभु की पहचान कर ली। जब जज ने फैसला सुनाना शुरू किया तो कोर्ट रूम में सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जज ने अपनी टिप्पणी में साफ साफ कहा जो सुननी चाहिए, अपराधी भले ही तकनीक से बच जाए, लेकिन वो अपने पीछे छोड़े गए निशानों से बिल्कुल नहीं बच सकता। ये कत्ल सिर्फ लूट के लिए नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग की बेबसी का फायदा उठाकर किया गया था। अदालत ने प्रभु और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। रद्दी वाले सैयद को भी साजिश रचने के जुर्म में जेल में भेज दिया गया। मैरी लुकास के बेटे जब कोर्ट से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक सुकून था। होमली होम के उस बंद दरवाजे के पीछे जो खामोश चीख 7 साल पहले दफन हुई थी, उसे आज जो है वो आवाज मिल गई थी। आज भी बेंगलुरु पुलिस की ट्रेनिंग में द ब्राउन टेप का जिक्र किया जाता है। ये केस याद दिलाता है कि भले ही दुनिया कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो जाए, लेकिन एक पुलिस अफसर की पैनी नजर और अपराधी की एक छोटी सी गलती इंसाफ की जो है वो सबसे बड़ी गवाह बन जाती है। अपराध कभी भी परफेक्ट नहीं होता, बस उसे ढूंढने वाली आंखों को सब्र होना चाहिए। और साथियों, ये थी जो वो ब्राउन टेप की स्टोरी थी। जो साथी नए आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही थ्रिलर से भरी कहानियां, सच्चे किस्से मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं आपसे अगले किस्से में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।